यानी यह विश्व बैंक का संगठन एवं प्रबंधन। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर, कार्यकारी निदेशक, सलाहकारी परिषद, लोन समिति और विभिन्न एजेंसी, ये 5 विंग है इस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का। बोर्ड ऑफ गवर्नर, कार्यकारी निदेशक, सलाहकारी परिषद, लोन समिति और अन्य विभिन्न एजेंसी। अब इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी सभी सदस्य देश, सभी सदस्य देश एक एक गवर्नर नियुक्त करते हैं। यानी सभी सदस्यों द्वारा एक एक व्यक्ति गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। सभी सदस्य एक गवर्नर नियुक्त करते हैं। जिनका कार्यकाल जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, और इसकी बैठक और इसकी बैठक साल में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। साल में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी सभी सदस्य एक एक गवर्नर नियुक्त करते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसकी बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए। कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विश्व बैंक के प्रतिदिन के कार्य, विश्व बैंक का जो प्रतिदिन का कार्य होता है का प्रबंधन कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है। यानी विश्व बैंक के प्रतिदिन का कार्य, विश्व बैंक के प्रतिदिन के कार्य का संपादन किया जाता है। प्रतिदिन का कार्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद लोन समिति यानी सलाहकारी परिषद, इसका संचालन कार्यकारी निदेशक संघ द्वारा किया जाता है। और कार्यकारी निदेशक में एक और इंफॉर्मेशन, कार्यकारी निदेशक में चौबीस सदस्य होते हैं।
कार्यकारी निदेशक में 24 सदस्य होते हैं। इनमें से 6 सदस्य वैसे होते हैं जिनका कोटा सबसे ज्यादा होता है, और प्रत्येक निर्देशक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और इसका चेयरपर्सन यानी कार्यकारी निदेशक का चेयरपर्सन ही विश्व बैंक का अध्यक्ष कहलाता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष कहलाता है। मैंने इसके कुल सदस्य 24 बताए थे। इसके कुल सदस्य 24 सदस्य होते हैं। इसमें से 6 सदस्य वो होते हैं जिनका कोटा सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे अधिक कोटे वाले सदस्य का प्रभाव भी ज्यादा होता है। एक तरह से विश्व बैंक पर इन लोगों का इनका डोमिनेशन होता है, यानी जो सबसे अधिक कोटे वाले देश हैं जिनका अंशदान सबसे ज्यादा होता है, उनका प्रभाव भी ज्यादा होता है। अब तीसरा इसका विंग है सलाहकारी परिषद यानी एडवाइजरी सलाहकारी परिषद। इसका संचालन कार्यकारी निदेशक संघ द्वारा किया जाता है, यानी इसका संचालन कार्यकारी निदेशक संघ द्वारा किया जाता है। पहला पॉइंट इसका संचालन कार्यकारी निदेशक संघ द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशक संघ द्वारा किया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसमें 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसमें 7 सदस्य होते हैं। ये सदस्य विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे बैंकिंग, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, श्रम आदि के विशेषज्ञ होते हैं। और इन्हीं विशेषज्ञों के सलाह पर इन्हीं विशेषज्ञों के परामर्श पर विश्व बैंक
सदस्य देशों को ऋण प्रदान करते हैं। ऋण प्रदान करते हैं। बड़ा ये इंपॉर्टेंट विंग है वर्ल्ड बैंक का। इसका संचालन कार्यकारी निदेशक संघ द्वारा किया जाता है। सदस्यों की संख्या 7 होती है और ये जो सदस्य होते हैं बेसिकली बैंकिंग, वाणिज्य, कृषि, श्रम जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं और इन्हीं विशेषज्ञों के परामर्श पर यानी सलाहकारी परिषद के परामर्श पर ही विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। यानी ये सलाहकारी परिषद की सिफारिश ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी देश को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा ये परिषद ही तय करती है। इसके बाद है लोन समिति यानी ऋण समिति। लोन ऋण समिति, इसका गठन गवर्नर द्वारा किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। यानी जो गवर्नरों का सदस्य है यानी इसका गठन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। यह समिति सदस्य देशों द्वारा ऋण के लिए दिए गए आवेदन की जांच पड़ताल करता है। यानी ये समिति या ये जो विंग है विश्व बैंक का, इसका मुख्य काम है कि सदस्य देश ने जो ऋण की मांग की और उसके लिए जो आवेदन दिया है उस आवेदन की जांच पड़ताल करना और फिर उसे सलाहकारी परिषद के पास भेजना, क्योंकि अंतिम निर्णय तो सलाहकारी परिषद द्वारा ही लिया जाएगा। इसलिए लोन समिति सिर्फ एप्लीकेशन की जांच करती है और वेरिफिकेशन के बाद यह सिफारिश एडवाइजरी कमेटी के पास भेज दी जाती है और एडवाइजरी कमेटी के अप्रूवल के बाद उनको ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो विभिन्न अन्य समितियां हैं ये कार्यकारी निदेशक द्वारा विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, आतंकवाद हो, पर्यावरण हो, विश्व के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं, उनका अध्ययन करके उनके कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके समाधान के लिए योजना तैयार करना, इसके लिए समिति अध्ययन करती है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ऐसी समिति का गठन किया जाता है और वो एक विषय दिया जाता है कि इस समिति को इसी विषय का अध्ययन करना, जैसे वैश्विक भूखमरी हो, वैश्विक बेरोजगारी हो, वैश्विक माइग्रेशन हो, वैश्विक रिफ्यूजीज हो, इन्वायरमेंट जैसी चुनौतियां हो, डेवलपमेंट जैसी चुनौतियां हो, इसके लिए इस समिति का गठन किया जाता है और यह जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी गई। अब इसके बाद आते हैं इसका जो मेन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन क्या है विश्व बैंक के कार्य। विश्व बैंक के
कार्य, निश्चित तौर पे इसका कार्य बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी व्यापक कार्य है इसका। ऋण प्रदान करना पहला, प्रदान करना, दूसरा अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना, गारंटी देना, प्रशिक्षण की सुविधा, गारंटी देना, प्रशिक्षण की सुविधा, और तकनीकी सहायता। और तकनीकी सहायता, एक तो ऋण प्रदान करना, दूसरा अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना, तीसरा गारंटी देना, चौथा प्रशिक्षण की सुविधा और तकनीकी सहायता। ये विश्व बैंक का मुख्य कार्य है। सबसे पहला ऋण प्रदान करना, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य अल्प विकसित देशों को ऋण प्रदान करना, अल्प विकसित सदस्य देशों को उनके पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए ऋण प्रदान करना। अल्प विकसित देश, अल्प विकसित अल्प विकसित देश, सदस्य देशों को अल्प विकसित सदस्य देशों को पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना, यह ऋण लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। आमतौर पर लंबी अवधि की योजनाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, और इसकी चुकाने की अवधि स्वाभाविक है कि पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट के लिए, इसलिए चुकाने की अवधि 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक, 20 वर्ष तक होती है। यानी इसकी चुकाने की अवधि, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स का लोन है ना, इसलिए इसे वापस करना है 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के बीच तक के समय में इसे वापस करना, क्योंकि यह लंबी अवधि का। किसी भी देश को ऋण दिया जाता है ना, तो उसके लिए भी कई तरह की शर्तें तय की गई। अब सदस्य देशों को उनकी चुकता पूंजी का 20% ही ऋण के रूप में दिया जाता है, क्योंकि
सदस्य देश का योगदान है विश्व बैंक में, तो जो उनकी चुकता पूंजी है उसका 20% ही लोन के रूप में दिया जाता है। विश्व बैंक हमेशा विशेष परियोजनाओं के लिए ऋण देती है। विश्व बैंक हमेशा विशेष परियोजनाओं के लिए ऋण देती है। यानी इसकी जो पहली शर्त होती है कि जितनी किसी भी सदस्य देश की जितनी पेड अप कैपिटल है, यानी जो चुकता पूंजी है, उसका 20% ही वो ऋण के रूप में देगा। इसके अतिरिक्त विशेष परियोजना के लिए ये ऋण की सुविधा दी जाती है। विश्व बैंक मुद्रा बाजार से यानी मनी मार्केट से ऋण लेकर सदस्य देशों को ये कर्ज देता है। स्वयं के कोष से भी ऋण प्रदान करता है। ये सदस्य देशों की गारंटी पर, सदस्य देशों की गारंटी पर भी निजी निवेशकों को, अगर भारत में कोई विश्व बैंक से कर्ज लेना चाहता है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स कर्ज लेना चाहता है विश्व बैंक से, तो भारत की गारंटी पर, यानी भारत की गारंटी पर उस निजी निवेश इन्वेस्टर्स को भी भारत की गारंटी पर वो इन्वेस्टर्स को ऋण प्रदान कर सकता है। तो देखिए, ऋण प्रदान करने के लिए पहली तो एक कि अल्प विकसित देशों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए ही ये ऋण प्रदान करता है। दूसरा, चुकाने की अवधि 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की होती है। तीसरा है कि विशेष परियोजनाओं के लिए ही ये ऋण प्रदान करता है। यह स्वयं के कोष से भी, यानी इसका जो कोष है, इसका जो फंड है, उस फंड से भी ये ऋण प्रदान करता है। और इसके साथ साथ ये निजी निवेशकों को भी ऋण प्रदान करता है अगर देश इसकी गारंटी लेता है। यानी निजी निवेशक जिस देश का रहने वाला है, अगर देश उस कर्ज की गारंटी लेता है तो विश्व बैंक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी लोन प्रदान करता है। अब इसके बाद दूसरा है गारंटी, गारंटी देना, गारंटी देना। गारंटी देने में विश्व बैंक उन बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को गारंटी देता है। यानी विश्व बैंक अन्य देशों या उन संस्थाओं को या उन संस्थाओं को गारंटी देता है जो सदस्य देशों को ऋण प्रदान करते हैं। संस्थाओं को देता है जो सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। यानी खुद तो ये ऋण देता ही है, दूसरों को भी ऋण देने के लिए प्रमोट करता है और ये कहता है कि आप
निवेश करें, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और ये गारंटी 1% से लेकर 2% तक होता है। यानी अगर कोई इन्वेस्टर्स गारंटी चाहता है कि मैं निवेश करूं, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? तो विश्व बैंक इसके लिए तैयार होता है। और विश्व बैंक 1% से लेकर 2% तक की गारंटी देता है। 1% से लेकर 2% तक की गारंटी देता है। तक की गारंटी देता है। यानी वो प्रमोट करता है कि आइए इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो विश्व बैंक उसकी भी गारंटी देता है कि एटलीस्ट 1 से 2% की गारंटी तो मैं लेता हूं। यानी गारंटी देने का भी कार्य करता है विश्व बैंक। अब इसके बाद है तकनीकी सहायता। तकनीकी सहायता ये बड़ी समस्या है, तकनीकी सहायता, क्योंकि विकसित देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना नहीं हो पाती है। प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। वैसी ऐसी परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन नहीं होता है। और गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन नहीं होने के कारण तकनीक का विकास नहीं हो, और तकनीक नहीं होने के कारण कई देश विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उनके यहां मौजूद है, उसका भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त या आधुनिक तकनीक नहीं। और इसके अभाव में अपने संसाधनों का वो उपयोग नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है विकास की दौड़ में वो पीछे रह जाते हैं। तो विश्व बैंक सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। विश्व बैंक सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। अध्ययन करने का मकसद ये होता है कि आखिरकार इसे किस प्रकार की तकनीकी आवश्यकता है, साथ ही उन देशों को आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्ध करवाता है। साथ ही उन देशों को आर्थिक और वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध करवाता है। यानी तकनीकी सहायता देकर भी विश्व बैंक उन देशों को आगे बढ़ने में मदद करता है। सिर्फ तकनीकी सहायता ही नहीं, उस तकनीक का उपयोग कर सकें
अपने संसाधनों का उपयोग कर सकें, इसके लिए प्रशिक्षण की भी सुविधा देता है। यानी प्रशिक्षण की सुविधा, प्रशिक्षण की सुविधा। विश्व बैंक अल्प विकसित देशों को अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विश्व बैंक सदस्य देशों को सदस्य देशों को अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए योजनाओं को सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। यानी प्रशिक्षण की सुविधा देकर सदस्य देशों को सक्षम बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए वॉशिंगटन में आर्थिक विकास संस्थान एवं स्टाफ कॉलेज, आर्थिक विकास संस्थान, आर्थिक आर्थिक विकास संस्थान एवं कॉलेज स्टाफ कॉलेज स्टाफ की भी स्थापना की गई है। इसका काम प्रशिक्षण है। तो ये सदस्य देशों को हर तरह से मदद करने की कोशिश करता है ताकि सदस्य देश समृद्ध हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, अपने संसाधनों का पर्याप्त उपयोग कर सकें, मानव संसाधन का उपयोग कर सके, गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन का विकास कर सकें। इसलिए जरूरी है उन्हें पर्याप्त आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। इसके लिए विश्व बैंक ने वॉशिंगटन डीसी में एक कॉलेज की भी स्थापना की जहां पर इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, दरअसल क्षेत्रीय विवाद हो, दो देशों के बीच सीमाओं का विवाद हो, इससे जो तनाव उत्पन्न होता है, अभी आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान में तालिबान और वहां की सरकार के बीच जबरदस्त जंग शुरू हो गई है, एक सिविल वॉर की तरह। पूरा अफगानिस्तान अस्त व्यस्त हो गया, सैकड़ों आतंकवादी और सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं। तो भला ऐसी स्थिति में और इसका प्रभाव आसपास के देशों पर भी पड़ता है। वैश्विक क्षेत्रीय
तनाव उत्पन्न होता है और ऐसी स्थिति में अशांति उत्पन्न होती है और इसमें व्यापार बाधित होता है। और इसका सबसे अधिक नुकसान अल्प विकसित और विकासशील देशों को ही उठाना पड़ता है। आज अफगानिस्तान की आर्थिक समृद्धि ऐसी नहीं है कि वो लंबे समय तक युद्ध में रह सके, लेकिन आज यहां स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए विश्व बैंक की यह जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद उत्पन्न होते हैं और ये विवाद व्यापार को प्रभावित करते हैं, ये इस विवाद से व्यापार बाधित होता है, तो ये विश्व बैंक की जिम्मेदारी है। विश्व बैंक आगे बढ़ते हुए आगे आकर इस तरह के विवादों के निपटारे करने का प्रयास करता है, जैसे सुएज नहर का विवाद हो, भारत पाकिस्तान नहर विवाद हो, क्योंकि इन विवादों से क्षेत्रीय अशांति उत्पन्न होती है और क्षेत्रीय अशांति से वैश्विक अशांति उत्पन्न होती है, जिससे व्यापार बाधित होता है। तो इस तरह विश्व बैंक ने अपनी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ाया। ठीक है, 1945 में एक अल्प विकसित और विकासशील देशों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समस्याओं का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे विश्व बैंक की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई, जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ता चला गया। और आज विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण देना, ऋण का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके इसके लिए प्रशिक्षण देना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, विवादों का निपटारा करना और प्राइवेट इन्वेस्टर्स और अदर्स कंट्री को ऐसे अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट करना, उनके इन्वेस्टमेंट की गारंटी लेना, इस प्रकार की जिम्मेदारियां विश्व बैंक निभा रहा है। लेकिन विश्व बैंक कई बार सदस्य देशों पर अपनी आर्थिक नीतियों को, विश्व बैंक की कोई आर्थिक नीति नहीं, दरअसल जो विकसित देशों की आर्थिक नीतियां हैं, क्योंकि उनके हित विकासशील देशों के हित से भिन्न होते हैं, उनके लक्ष्य भी विकासशील देशों के लक्ष्यों की तुलना में भिन्न होते हैं, तो विश्व बैंक अगर अल्प विकसित या फिर विकसित देशों को पर ये दबाव बनाते हैं, दबाव डालते हैं एक खास रणनीति पर चलने के लिए, एक खास तरह की आर्थिक नीति अपनाने के लिए, कहीं ना कहीं ये वैसी नीतियां होती हैं जो कि विकसित देशों को अधिक लाभ पहुंचाती है। तो इस स्तर पर विश्व बैंक थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। इसके बावजूद विश्व बैंक ने इतने वर्षों में एक अहम भूमिका निभाई है और आर्थिक सहायता के साथ साथ वैश्विक सहायता, वैश्विक शांति स्थापित करने में भी विश्व बैंक ने अहम भूमिका निभाई। तो ये कल मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आज विश्व बैंक की भूमिका के बारे में मैंने बताया। ये दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं आज भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। आज का क्लास मैं यहीं कंक्लूड करता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में विश्व व्यापार संगठन के बारे में मैं बताऊंगा कि उसका गठन किन परिस्थितियों में हुआ, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है, भारत का विश्व व्यापार संगठन का संबंध किस प्रकार है और विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का भारत पर और विशेषकर कृषि और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।